हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 6 अप्रैल 2023। सो फ्रेंड्स, डाउनलोड द बीपीडिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप डाउनलोड नहीं करोगे तो आप रिवाइज कैसे करोगे, एज सिंपल एज दैट। सो इसी नोट के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू टाटा स्टील प्लांट इन द यूनाइटेड किंगडम। आपको पता होगा एक कॉर्पस स्टील करके है जिसको टाटा स्टील ने बहुत सालों पहले यूनाइटेड किंगडम की कंपनी थी उसको खरीद लिया है। सो खरीद लेने के बाद टाटा स्टील ऑपरेट कर रही है यूनाइटेड किंगडम में विद दैट ब्रांड नेम, बट है तो कंपनी टाटा स्टील ही। तो यहाँ पे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको ये समझना है कि स्टील इंडस्ट्री में बहुत एनर्जी कंज्यूम होता है एंड मोस्टली इट्स नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब क्योंकि COP26 COP27 के बाद हर कंट्री के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो कुछ जो एमिशंस है वो कट करे। सो पिछले साल क्या हुआ था, टाटा ग्रुप को ये बोला गया था कि आप एनर्जी कम कीजिए। मतलब इट्स नॉट इन इंडिया, मैं यूके की बात कर रहा हूँ। यूके गवर्नमेंट ने टाटा स्टील को बोला कि आपने एमिशन कम करना है, डीकार्बनाइजेशन पे काम करना है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज टाटा स्टील के लिए ये था, टाटा स्टील यूके के लिए, कि जो डीकार्बनाइजेशन प्लान्स था वो बहुत कॉस्टली अफेयर था एंड दे हैव आस्क्ड फॉर अ पैकेज। तो पिछले साल उन्होंने पैकेज के लिए मना कर दिया। तो पैकेज के लिए मना कर देने के बाद दी टाटा स्टील यूके हैज सेड कि ठीक है, आप मना कर दीजिए, आप मत दीजिए, सो वी विल लीव द मार्केट। लेकिन उस वैसा करने से बहुत बड़ा जॉब लॉस फेस करना पड़ेगा यूके गवर्नमेंट को। तो अभी पिछले कुछ दिनों में जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं वो मिले यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से। उसके बाद यूके गवर्नमेंट ने अपने ऑफर को रिवाइज किया है। अब उन्होंने क्या रिवाइज किया है, एक जो फाइनेंशियल पैकेज सीख कर रहे थे टाटा स्टील यूके, वो अभी कुछ अमाउंट मिलने वाला है, लेकिन कितना अमाउंट और कब मिलेगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। किस लिए पैकेज मिलने वाला है? टू एक्सिक्यूट एक डीकार्बनाइजेशन प्लान्स फॉर द पोर्ट थालबोर्ट प्लांट। Tata Steel had sought financial support from the UK government for replacing the two blast furnaces in its factory that are nearing the end of their operational life. तो आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आया होगा। मैं स्टोरी के फॉर्म में आपको बताया, स्टोरी डीप में नहीं बताया बिकॉज ज़्यादा डीप में ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ समझने वाली ये बात है कि अगर कोई भी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डीकार्बनाइजेशन इसमें जाती है, सबसे बड़ा उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है? इस फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। इस प्रकार से आपको ध्यान होगा, जो COP27 इस बार इजिप्ट में हुआ, तो इजिप्ट ने एक अलग ग्रुप बना के जो सारे कंट्री हैं, मतलब डेवलप नेशन, जैसे कि US हो गया, यूरोप हो गया, जर्मनी भी उसका पार्ट है, तो ये सारे कंट्रीज से जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है वो पैसा मांग रहे हैं, जो डेवलपिंग वर्ल्ड है। पैसा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ये जो डीकार्बनाइजेशन प्लान है ये बहुत कॉस्टली अफेयर है। और उन्होंने डेवलप नेशन या उन्होंने अपने इंडस्ट्री किसके दम पे खड़ा किया? डीकार्बनाइजेशन के दम पे नहीं खड़ा किया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द चीप सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन अब ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करने के लिए जो कॉस्ट होता है वो बहुत होता है। अब ये कॉस्ट को कौन बेयर करेगा? और इसके वजह से क्या हो रहा है ना, द एक्सपेंशन प्लान इज ऑल्सो गेटिंग डिलेड। तो जाहिर सी बात है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो तो अपनी जगह पे स्टैग्नेंट है, लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है उनका गति कहीं ना कहीं रुक गया है। तो ये जो सारा फैक्ट मैंने बताया ना, ये सब इंटरकनेक्टेड है, ये आपको समझना होगा। मतलब दिस हैज़ बीन स्टार्टेड लॉन्ग बैक, लेकिन COP26 में लोगों ने सीरियसली लिया एंड लोगों ने अपने सामने एक एजेंडा रखा और एक टारगेट रखा। COP27 में कोई टारगेट नहीं था, बट बेसिकली दे हैव डिस्कस्ड जो लाइक माइंडेड कंट्री। अब क्योंकि इजिप्ट में हुआ, इजिप्ट को भी इस पैसे की ज़रूरत है, इंडिया को तो है ही, तो वो सारे कंट्रीज़ ने मिलकर डेवलप नेशन को ये बात क्लियर की। सो ऑल्दो वो न्यूज़ और ये न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ज़्यादा इंटर रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप देखो एक चीज़ कॉमन इसमें ये है कि अगर डीकार्बनाइजेशन में शिफ्ट करना है, डीकार्बनाइजेशन करना है, तो पैसे की ज़रूरत है। तो समझने वाली बात ये है। तो प्रोबेबली ये चीज़ आपको ऐसे में एंड डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है सेबी इशूज़ कोर्ट फॉर एक्ट टू रेन इन इन्फ्लुएंसर्स। तो देखो ये बहुत बड़ा न्यूज़ ये सामने आया है कि जो सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने एक इशू किया है गाइडलाइंस
उसको नाम दिया उन्होंने न्यू एडवर्टाइजमेंट कोड फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड रिसर्च एनालिस्ट फॉलोइंग द मशरूमिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हु गिव ऑनलाइन एडवाइस ऑन स्टॉक मार्केट। अगर आप यूट्यूब की बात करो तो यूट्यूब में हज़ारों ऐसे चैनल हैं, मतलब देखो कुछ लोगों का चैनल तो ऐसे हैं जो कि क्वालिफाइड लोग हैं जो बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास नॉलेज तो है लेकिन वो मतलब रजिस्टर्ड नहीं है बट एडवाइस तो दे रहे हैं। तो सेबी उनके लिए ये जो न्यू एडवर्टाइजमेंट कोड है वो लेके आया है, ताकि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, मतलब अगर चाहे तो ये तो इन्फ्लुएंस कर ही सकते हैं, राइट, क्योंकि इनके चैनल में व्यूज़ बहुत आते हैं। सो दिस कोड इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर इशूड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सच एडवाइजर एनालिस्ट दैट कुड इन्फ्लुएंस पब्लिक डिसीजंस। तो मतलब एक यूट्यूब वीडियो भी इसके दायरे में आ जाता है। Then the code of the advertisement for advisors comes traditional communication channel as well as electronic, wired or wireless, मतलब over the telephone, YouTube, wired, email, messaging platform, social media, मतलब Facebook हो गया, WhatsApp हो गया, right, रेडियो, टेलीफोन एंड एनी अदर फॉर्म ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ये आपको समझने वाली बात है। जिसमें उन्होंने क्या भी कहा है और भी एक चीज़ कहा है कि ये लाइन उनको ऐड करना मैंडेटरी है, इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट स्लेस, ये सारा चीज़ उनको ऐड करके ही करना है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है DOT टू एलोकेट 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 806 एंड 824 मेगाहर्ट्ज बैंड टू MHA। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने 10 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम एलोकेट किया है, ये आपको याद करना होगा फॉर कम्युनिकेशन नीड्स। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि कौन सा स्पेक्ट्रम को दिया गया है। तो 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 806 टू 824 मेगाहर्ट्ज बैंड, ये आपको याद करना होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू बी सबपार एट 1.7% इन 23। कौन बोल रहा है ये? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो WTO क्या बोल रहा है कि द ट्रेड ग्रोथ इज बिलो 12-year average of 2.6% since the trade collapse that followed the global financial crisis in 2008। ये सब तुम्हें क्या करना है, ये सब तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, WTO ने क्या बोला कि 1.7% इन 23 एंड 2.7% इन 22, जो कि लोअर है 1%। अब इसके पीछे बहुत सारा वजह है, कॉन्फ्लिक्ट है, कोविड है, राइट, तो वो सारा चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है सिटी लॉन्चेस इट्स ब्रांच इन द गिफ्ट IFSC। तो सिटी बैंक जो है वो अपना एक ब्रांच लॉन्च किया है, कहाँ पे? गिफ्ट IFSC के अंदर में, टू ऑफर फाइनेंसिंग सोल्यूशन। तो उसके अंदर में जो भी इंस्टीट्यूट है उनको फाइनेंसिंग सोल्यूशन ऑफर करने के लिए सिटी ने ये ब्रांच लॉन्च किया है। तो ये आपको याद करना होगा। क्या ऑफर करेंगे? विल ऑफर कॉर्पोरेट क्लाइंट रिलेशनशिप, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोल्यूशन थ्रू द IFSC ब्रांच वाइल प्रोवाइडिंग एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विस एक्सपीरियंस विद द IST टाइम जोन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है HDFC बैंक गार्नर्स ₹1.5 ट्रिलियन डिपॉजिट इन द क्वार्टर। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। HDFC ये 3 महीने में 1.5 ट्रिलियन डिपॉजिट्स, ₹1.5 ट्रिलियन, जिसको हम लाख करोड़ भी बोलते हैं, उतना रुपए का डिपॉजिट इनके पास आया है। ठीक है, तो दिस इज ए रिकॉर्ड फॉर द बैंक विच सॉ इट डिपॉजिट विच टच ₹18.8 ट्रिलियन। तो ये तुम्हें याद रखना होगा। बढ़ते आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है ये आप मत देखो, वो है रिगार्डिंग एन MOU। सो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? अमेजॉन इंडिया इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान देना होगा। तो इसमें क्या होगा? बेसिकली OTT रिलेटेड क्रिएटिविटी, डेटा, ये सारा चीज़ इन्होंने बात किया है। बस आपको ये समझना है कि किसके साथ किया है। अमेजॉन इंडिया के साथ किया है, क्योंकि ये MCQ फॉर्मेट में या तो कंपनी का नाम या तो उनके CEO का नाम, ये सारा चीज़ ही पूछेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्ट्री। नेक्स्ट इज GI टैगिंग फॉर बसोली पेंटिंग एंड लद्दाख वुड कार्विंग। तो देखो ये जो दोनों प्रोडक्ट है ना, ये है जम्मू एंड कश्मीर का, लेकिन कहाँ का है ये आप समझो। बसोली पेंटिंग कहाँ है? खटुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और लद्दाख वुल कार्विंग कहाँ पे है? यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है। ये दोनों चीज़ को क्या मिला है? GI टैग मिला। GI टैग का मतलब क्या है? ऑरिजिन। ये ऑरिजिन को इंडिकेट करता है, एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट जो जहाँ से ऑरिजिन हुआ वो वहीं पे बन रहा है,
दैट इज़ नोन एज GI टैग। तो ये दोनों प्रोडक्ट को क्या मिला है, GI टैग मिला हुआ है। विद दिस we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exams that you are preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.